ब्रिजेस अमेरिका, सितारों से आगे जहान और भी हैं। नाज़रीन, आपके लिए हम एक नया प्रोग्राम लेकर के आए हैं अमेरिका से, जो हिंदुस्तान और अमेरिका और दूसरे मुल्कों के बारे में न्यूज़, व्यूज़ और इंटरव्यूज़ बराह रास्त अमेरिका से पेश किए जाएंगे। मैं हूं आपकी होस्ट अमीना सईद। खुशामदीद नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अमीना सईद। 1 मिनट का तारुफ देना चाहूँगी। मेरा ताल्लुक़ दिल्ली से है और जहां मैंने बैक वक्त 2 इंग्लिश के मैगज़ीन्स में काम किया है, एक में असिस्टेंट एडिटर के तौर पे और एक में कॉलमिस्ट के तौर पे। और पिछले 30 साल से मैं अमेरिका में क़याम पज़ीर हूँ और पिछले 25 साल से मैं यहाँ कैलिफोर्निया में कॉलेज में सोशियोलॉजी पढ़ा रही हूँ। आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं एक इंटरव्यू से जस्टिस मार्कंडे काटजू के साथ, जिसमें हम बंगाल के इलेक्शन के बारे में बात करेंगे। आज हम फिर मार्कंडे जस्टिस काटजू के साथ बात करेंगे। आप ये बताइए कि ये जो बंगाल में सारा एक ड्रामा हो रहा है, तो आपका क्या ख्याल है कि बंगाल में ये बीजेपी का कुछ चांस है या दीदी वापस आएंगी? नहीं, मैं समझता हूँ बीजेपी की सीट्स तो बढ़ेंगी काफी बढ़ेंगी, मगर फिर भी मेजॉरिटी होगी तृणमूल कांग्रेस की। ममता बनर्जी फिर से चीफ मिनिस्टर बनेगी। जी जी जी। अच्छा, तो ये जो मोदी साहब ने वो जो दाढ़ी बढ़ाई है, तो ये कुछ टैगोर की तरह लगने जा रहे हैं क्या? इसके पीछे कोई सीक्रेट है? ये उनकी, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, ये उनका पर्सनल मामला है जी। इस पे बात करना बेकार है। ठीक है, वैसे ही इज अ पब्लिक फिगर, तो एनीथिंग ही डज इज पब्लिक। चलिए, ये बताइए कि इस वक्त बड़ी इनके मोदी साहब के खिलाफ काफी वो जा रही है सिचुएशन। हालांकि गोदी मीडिया से कुछ नहीं पता चलता, सिर्फ सोशल मीडिया से पता चल रहा है, और सोशल मीडिया को वो सुनाए के कंट्रोल भी करना चाह रहे हैं। इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? हाँ, काफी कंट्रोल किया गया है, काफी फ्रीडम सप्रेस किए गए हैं इंडिया में, मीडिया के भी फ्रीडम। कोई लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है सेडिशन चार्ज पे। ये सब चीजें हो रही हैं इंडिया में जी। जो एंटी डेमोक्रेटिक है। हाँ, वो तो खैर है। चले, खैर हम थोड़े से सेफ हैं क्योंकि हम बाहर हैं, मगर ये भी हो सकता है कि हम जब ये वीडियो पब्लिश करें तो ये हो सकता है कि ये वहाँ इंडिया में ना आने दे। ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा, हो सकता है जी जी। अच्छा, ये बताइए कि कोई इस वक्त लगता है कि मोदी 1 to 10 नंबर पे मोदी ही हैं, कोई और आपके हिसाब से कोई अल्टरनेटिव है बीजेपी में ही? नहीं, अभी तो बीजेपी में कोई अल्टरनेटिव नहीं है मोदी का। और मोदी जी का जीत का वजह क्या है कि बहुत पोलराइजेशन हो गया है इंडिया में। देखिए, इंडिया में करीब 80% पॉपुलेशन हिंदू है और 16% मुस्लिम होंगे। तो जो बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया कि इट इज द पार्टी ऑफ हिंदूज, और क्योंकि करीब 80% लोग हिंदू हैं तो इस पे वो इलेक्शन जीतते जाते हैं। मगर ये जो फार्मर्स एजिटेशन हुआ है, इसने जरूर कुछ असर किया है इस पर, क्योंकि ये कास्ट और रिलीजन के ऊपर उठ गया जी। इट हैज ब्रोकन द बैरियर्स ऑफ कास्ट एंड रिलीजन एंड यूनाइटेड पीपल। पर्टिकुलरली जो पंजाब में, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के लोग हो गए, वो बहुत अब एंटी बीजेपी हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल वेस्टर्न यूपी में 2013 में जो कम्युनल राइट हुए थे, उसका नतीजा ये हुआ कि जो हिंदू थे, पर्टिकुलरली जाट लोग, वो सब प्रो बीजेपी हो गए। बहुत डिवाइड हो गया बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। मगर अब फिर यूनाइट हो गए हैं अगेंस्ट बीजेपी। तो ये इसका असर जरूर पड़ेगा आने वाले चुनावों पे। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में तो बीजेपी का सफाया हो जाएगा। और स्टेट्स पे क्या असर पड़ेगा ये देखना होगा। उतना असर ना पड़े, मगर जो डिमांड है फार्मर्स की वो तो कॉमन है सबकी,
पूरे इंडियन सब फार्मर्स की वो डिमांड है कि वी शुड गेट रेम्यूनरेटिव प्राइसेस फॉर आवर फार्म प्रोड्यूस, क्योंकि अभी नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से 3.5 लाख 4 लाख किसानों ने खुदकशी कर ली है पिछले 25 साल में। तो ये तो डिमांड सब इंडियन फार्मर्स का है, नॉट लिमिटेड टू पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। तो कुछ तो असर पड़ेगा। अब देखिए बंगाल में क्या असर पड़ता है, ये देखना होगा। राइट। तो अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रही थी, आपने कुछ सुना है ये ईवीएम के बारे में? ये जो मशीनें हैं इलेक्शन की, जो ईवीएम की जो मशीन है, इस पे हमने सुना है कि कोई गड़बड़ हुई है, या दे आर इंसिस्टिंग, ये जो बीजेपी वाले कहते हैं कि हर हाल में हम ईवीएम ही यूज करेंगे, बैलेट पेपर नहीं यूज करेंगे। तो आप समझते हैं कि इसके बारे में जो शक जाहिर कर रहे हैं लोग? देखिए आपने कहावत सुनी होगी, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो पॉलिटिक्स में एक तरह की वॉर होती है, तो सब यूज करते हैं। जब कांग्रेस पावर में थी वो सब ये सब करती थी, अब बीजेपी पावर में है वो सब करेगी। ये तो देखिए पॉलिटिक्स इज अ काइंड ऑफ पीसफुल वॉर, तो उसमें तो ये सब हथकंडे होंगे। अब कहाँ तक होंगे ये मैं नहीं कह सकता हूँ। बल्कि ये रूमर ये है कि 10 साल कांग्रेस ने वो ईवीएम को मैनिपुलेट किया और 10 साल ये करेंगे, तो फिर वो सब करते हैं, सब पॉलिटिशियन करते हैं। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या राहुल गांधी के अलावा कोई और नहीं है कांग्रेस में जो आगे बढ़ के आ सके? मतलब इनको तो पप्पू के नाम से जानते हैं लोग, और वो कहते हैं ओपनली कि पप्पू को नहीं आने देंगे। तो क्या आपका क्या? देखिए मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस इज फिनिश्ड इन इंडिया। मैं बताऊं क्यों, इसको जरा थोड़ा मुझे वक्त दीजिएगा। देखिए कांग्रेस जो जीती थी चुनाव आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो उसका जो कॉम्बिनेशन था कि 20% पॉपुलेशन है दलित, 17% है मुस्लिम्स एंड अबाउट 20% आर अपर कास्ट। ये कॉम्बिनेशन था 20 + 17 + 20 यानी 57%। तो इलेक्शन जीतने के लिए आपको यू नीड अ लिटिल ओवर 30%, यू डोंट नीड 50% बिकॉज अदर्स आर डिवाइडेड। और अगर आपको 55% मिल जाएगा वोट तो यू विल स्वीप द इलेक्शंस। तो कांग्रेस तो स्वीप कर दी गई। आजादी के बाद पूरे हिंदुस्तान में हर जगह कांग्रेस जीतती थी, और पर्टिकुलरली यूपी बिहार में ये उसका कॉम्बिनेशन था। अब क्या हुआ है कि दलितों ने अपनी पार्टी बना ली है, बहुजन समाज पार्टी, इसकी लीडर है मायावती। तो वो 20% वोट बैंक कट गया कांग्रेस के पास से। मुस्लिम ने छोड़ दिया कांग्रेस को आफ्टर डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद इन दिसंबर 1992, और चले गए समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह इन यूपी एंड लालू यादव इन बिहार। वो वोट बैंक उड़ गया और अपर कास्ट सब चले गए बीजेपी की तरफ। तो कांग्रेस के पास तो कोई वोट बैंक है ही नहीं। बस 2-4 कैंडिडेट जीत सकते हैं अपने दम पे, वो भी राहुल गांधी खुद हार गए थे अभी रायबरेली। तो लिहाजा कांग्रेस का तो सफाया हो गया क्योंकि उसका वोट बैंक सब उड़ गया। देखिए यहाँ इंडिया में पॉलिटिक्स चलती है कास्ट और रिलीजन, ये समझ लीजिए। इट इज नॉट लाइक द पॉलिटिक्स इन अमेरिका। यहाँ फ्यूडल फोर्सेस जो है कास्ट और रिलीजन वो डोमिनेट करती है। 95% वोटर जो वोट देने जाता है, 95% वो नहीं देखता है मेरिट ऑफ द कैंडिडेट कि अच्छा आदमी है, बुरा है, पढ़ा लिखा, अनपढ़, क्रिमिनल, कुछ नहीं। सीधे सीधे भेड़ बकरी जैसे जात बिरादरी पे वोट डाल देता है। 100% नहीं मगर 90% तो यही करते हैं, बिल्कुल जात बिरादरी पे आंख बंद करके वोट डाल देते हैं। तो हमारी पॉलिटिक्स इंडिया में कास्ट और रिलीजन पे चलती है। कांग्रेस का तो पूरा जो अलायंस था दलित प्लस मुस्लिम्स प्लस अपर कास्ट, ये सारा उड़ गया है, जिसका वजह मैंने आपको अभी बताया। दलित वॉज अ वेरी बिग वोट बैंक, 20% जो कांग्रेस का सॉलिड वोट बैंक था वो उड़ गया आफ्टर, पर्टिकुलरली यूपी में तो बिल्कुल ही सफाया हो गया, और जगह भी काफी हद तक हट गया कांग्रेस से। तो ये और सब अपर कास्ट चलेगा सब बीजेपी की तरफ। जी, ये सब 20 जमाने में हुआ। ये जो दलित और मुस्लिम वोट बैंक जोड़ा है, ये राजीव गांधी के जमाने में हुआ। देखिए ये दिसंबर 1992 में शायद उस टाइम नरसिम्हा राव थे प्राइम मिनिस्टर, जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ। ठीक। तो उसका नतीजा हुआ कि
मुस्लिम ने छोड़ दिया कांग्रेस को और यूपी में चले गए समाजवादी पार्टी के तरफ और बिहार में चले गए लालू यादव की पार्टी की तरफ। तो ये दिस वाज आफ्टर आई थिंक राजीव गांधी वाज किल्ड इन 1989 और सो। तो बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद मुसलमानों ने कांग्रेस छोड़ दिया क्योंकि वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाए थे बाबरी मस्जिद। और अपर कास्ट वोट वर ब्रॉडली विद कांग्रेस, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वगैरह कांग्रेस के साथ थे। वो सब अब बीजेपी की तरफ चले गए। बीजेपी का सॉलिड वोट बैंक इज अपर कास्ट हिंदू वोट बैंक, तो वो भी उड़ गया। कांग्रेस के पास तो कोई वोट ही नहीं रहा है। तो चाहे राहुल गांधी का ही है, चाहे सोनिया गांधी का है, ये सब दे हैव बिकम इररिलेवेंट नाउ इन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, ठीक है। तो कोई कांग्रेस का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता फ्यूचर में। कुछ नहीं, दे आर फिनिश्ड। They are finished because they have no vote bank. देखिए कास्ट और रिलीजन वोट बैंक बताइए आपकी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है कौन सी कास्ट को रिप्रेजेंट करती है या कौन सी रिलीजन को रिप्रेजेंट, ये बताइए। अगर ये ना कहिए हम सेक्युलर हैं, ये सब नहीं चलता है। अब जैसे मुलायम सिंह की पार्टी है जो अब उसका बेटा अखिलेश चलाता है, वो ज्यादा ओबीसी मेनली यादव वोट बैंक पे चलती है। मायावती की पार्टी दलित वोट बैंक पे चलती है। कांग्रेस का कौन सी कास्ट या रिलीजन का वोट बैंक? कोई नहीं जी। अच्छा, ये जो इतनी दलित ऑर्गेनाइजेशंस इस वक्त निकल आई हैं और वो बड़ा ऑलमोस्ट बड़ी एग्रेसिवली और मिलिटेंट तरीके से वो अपर कास्ट को चैलेंज कर रही हैं, इंक्लूडिंग द ब्राह्मण, एंड दे आर सेइंग दैट ब्राह्मण्स आर ओनली 3.5%। इज दैट ट्रू? ये सही बात है। ब्राह्मण का बहुत डोमिनेशन रहा है इंडिया में फॉर वेरियस रीजन, हिस्टोरिकल रीजन हैं ये वो। तो ये बात सही है। एंड ट्रूथ इज कि आज भी इंडिया में दलित्स आर लुक डाउन अपॉन, दे आर रिगार्डेड एज इंफीरियर। और अगर दलित लड़का कोई नॉन दलित लड़की से शादी करना चाहे, लव अफेयर कर ले, तो ही इज इनवाइटिंग अ डेथ सेंटेंस। कई जगह मर्डर हो जाता है ऑनर के लिए। तो अभी भी ये हमारी हकीकत है कि दलित को नीच माना जाता है। Upper caste लोग, they look mostly, I'm not saying 100%, but 95% they look down on Dalits as inferior people. अच्छा, एक मैं अब जरा सा वो चेंज कर रही हूँ टॉपिक। मैंने आपका वो पढ़ा था, ब्लॉग पढ़ा था, तो उसमें आपने काफी लोगों को कहा कि ये ब्रिटिश एजेंट है, जिसमें गांधी है, सुभाष चंद्र बोस, और आपने उनको जापानीज कहा एजेंट, टैगोर को आपने ब्रिटिश एजेंट कहा। उसमें दो लोग जो है वो मेरे दिमाग में रह गए। वो एक है सर सैयद अहमद खान और एक हैं आपके सावरकर। तो सर सैयद दोनों ब्रिटिश एजेंट्स। I'll tell you how. मेरा उन पे भी ब्लॉग पढ़ लीजिएगा, सत्यम ब्रुयात मेरे ब्लॉग का नाम है, उसमें उनके बारे में दिया गया है। ये सैयद अहमद खान पहले ब्रिटिश डिप्टी कलेक्टर थे म्यूटनी के टाइम, और उन्होंने ये बल्कि टू नेशन थ्योरी का रियली फादर उन्हीं को माना जा सकता है। और उन्होंने ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई। अगेन देखिए, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो अंग्रेजों की थी आफ्टर द म्यूटनी ऑफ 1857, वो कई तरीके से चलती थी। उसी का एक हिस्सा ये भी था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाना। अरे यूनिवर्सिटी कैसे हिंदू और मुस्लिम हो सकती है भाई? यूनिवर्सिटी का मतलब यूनिवर्सल, सबके लिए। मगर अगेन इट वाज पार्ट ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। सैयद अहमद खान पे मेरा ब्लॉग, और उन्होंने एक स्पीच दी थी मेरठ में शायद 1880 में, आप देख लीजिएगा, उसका हवाला है। उन्होंने कहा मुसलमानों, तुमको अंग्रेजों को अपना मालिक मानना चाहिए, और तुम किताबिया हो, और अंग्रेज क्रिश्चियन है वो भी किताबिया हैं, तो हम दोनों का बहुत साथ है, लगाव है। वो हिंदू किताबिया नहीं होते हैं, तो हमारे दोस्त अंग्रेज हैं, हिंदू नहीं है। ये स्पीच पढ़ लीजिएगा, मेरठ में जो स्पीच दी थी 1880 में, शायद मेरे ब्लॉग पे वो सब है जी। और सावरकर, सावरकर देखिए ऐसा था, हम आपको बताते हैं। अंग्रेजों की जो तरीका था, टिपिकल उनकी मेथोडोलॉजी थी कि जो बहादुर लड़के थे, जो जवानी में पेट्रियोटिक और सेकुलर होते थे, उनको गिरफ्तार कर लेते थे और लंबी सजा, कोई टमटप फैब्रिकेटेड चार्जेस पे लंबी सजा कर देते थे, लाइफ सेंटेंस, या कोई अंडमान आइलैंड जैसे सावरकर को भेज दिया गया, 10 साल रखा गया। और फिर अंग्रेजों ने कहा कि तुम या तो हमारे कोलैबोरेटर हो जाओ, या फिर सड़ो यहीं, जिंदगी भर यहीं मरोगे अंडमान आइलैंड।
तो सावरकर ने मर्सी पिटीशन करी, उसका भी हवाला है सब, माफी मांगी अंग्रेजों से, और जब निकला वहां जेल से तो ही बिकेम अ ब्रिटिश एजेंट। और फिर वो यही प्रीच करने लगा कि हिंदुओं को अपनी सेना बनानी चाहिए, अपनी आर्मी बनानी चाहिए। पहले हिंदू नेशनलिस्ट नहीं थे। बिफोर 1910 आई थिंक ही वाज अरेस्टेड 1910। उसके पहले ही वाज सेक्युलर एंड पेट्रियोटिक। ऐसे बहुत सारे लड़के होते थे जो जवानी में सेक्युलर पेट्रियोटिक, बड़ा जवानी जोश होता है ना यूथ में, उनको अंग्रेज पकड़ लेते थे और लंबी सजा कर देते थे। तो फिर कहते थे कि तुम या तो हमारे एजेंट बनो या सड़ो यहीं, जिंदगी भर यहीं मरोगे तुम जेल में। तो जेल से छूटने के लिए वो ब्रिटिश एजेंट बन जाते थे, एग्री कर जाते थे कोलैबोरेट करने का, और जब निकलते थे फिर अंग्रेजों का काम करते थे। तो अंग्रेजों की तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी कि हिंदू मुसलमान को लड़वाओ। तो जब निकल के आए सावरकर शायद 1920 में, तो उन्होंने माफी मांगी अंग्रेजों से और फिर वो हिंदू कम्युनलिस्ट हो गए। ही बिकेम अ स्ट्रॉन्ग हिंदू कम्युनलिस्ट। ठीक है, ठीक, क्योंकि आजकल ये टिपिकल था अंग्रेजों की, ये टेक्निक, इट वाज टिपिकल फॉर सेवरल पीपल। अब जैसे फॉर एग्जांपल अल्लामा इकबाल है, उर्दू पोएट, मैं पूछने वाली थी। ये अपनी जवानी में सेकुलर थे। जब इन्होंने लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उस जमाने में पेट्रियोटिक और सेकुलर थे। बाद में वो इंग्लैंड गए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कई साल रहे, एंड ही केम बैक एज अ ब्रिटिश एजेंट, क्योंकि तब वो प्रीच करने लगे डिवाइड एंड रूल। उनकी फेमस स्पीच है जो इलाहाबाद सेशन ऑफ मुस्लिम लीग में प्रिसाइड किए थे 1930 में। उन्होंने टू नेशन थ्योरी एडवांस करी, ही बिकेम अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ टू नेशन थ्योरी। और जो उन्होंने अपनी पोएम लिखी, फेमस पोएम शिकवा और जवाब शिकवा, उर्दू में बड़ी मशहूर पोएम्स हैं, उसमें ही प्रीच्ड पैन इस्लामिक नॉनसेंस कि सारे मुस्लिम दुनिया भर के सब यूनाइट होने चाहिए। मतलब वो खत्म हो गया, नेशनलिज्म खत्म हो गया, पैन इस्लामिज्म शुरू कर दिया। नाज़रीन, आज हम आपको एक निहायत ही हसीन और ख़ूबसूरत गीत पेश करने जा रहे हैं। इसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तराना भी कहा जाता है। एक वाक़या ये हुआ बहुत साल पहले, एक तकरीब में पंडित जवाहरलाल नेहरू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आए, तो उन्होंने पूछा कि आपकी यूनिवर्सिटी का तराना क्या है। तो जब कोई खातिर खा जवाब ना मिला तो उन्होंने कहा कि हर यूनिवर्सिटी का अपना एक तराना होना चाहिए। ये बात वहाँ के एक तालिब इल्म के दिल को लगी और उन्होंने सारी रात जाग के ये गीत लिखा और सुबह को इसको अपनी कमेटी को पेश किया, जहाँ इसको फौरी तौर पर एक्सेप्ट कर लिया गया। और उस दिन से आज तक ये हसीन तराना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहचान बन गया। इस तालिब इल्म का नाम था मजाज लखनवी, जो अब नहीं रहे। हमें इस तराने में हिंदुस्तान के पहाड़ों की ऊंचाई और समुंदर के मौजों की रवानी सुनाई देती है और धनक के सारे रंग जिसके लिए हिंदुस्तान मशहूर है दिखाई देते हैं। सुनिए ये हसीन तकरीर। Yeah.
मैं ख़ास तौर पे अपने मुसलमान भाई बहनों से बात करना चाहती हूँ और उनसे मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि वो जो महामारी आज चल रही है पूरी दुनिया में, जिसकी लपेट में है, वो सब जानते हैं कि उसने क्या धूम मचा रखी है पूरी दुनिया में। और वो एक निहायत ही सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक महामारी है। वो किसी ऊंच नीच नहीं जानती, वो किसी इक़्तिसादी तबके से नहीं उसका ताल्लुक़ है। हर एक के साथ एक बराबर का सलूक करती है, चाहे वो ऊंची ज़ात का हो, चाहे वो नीची ज़ात का हो, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी क्लास से हो, किसी भी माशरे से हो, किसी भी फ़िरक़े से हो, किसी भी गैंग से हो। और वो बल्कि उसके ऊपर मज़हब की भी बंदिश नहीं है। आपको ये भी मालूम होगा कि इस महामारी की, इस बीमारी की वैक्सीन आ गई है, उसी के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। और उसकी वैक्सीन आपको पता है कि इन लोगों ने बनाई है। ये दो डॉक्टर हैं, ये जर्मनी में रहते हैं, इन्होंने अपनी लैब में ये वैक्सीन तैयार की और ये कई सालों से कई किस्म की वैक्सीन बना रहे हैं। और ये इस तरह की वैक्सीन पे कई साल से काम कर रहे हैं कि जो मैं साइंटिस्ट तो नहीं हूँ, मगर इतना ज़रूर मालूम है कि ऐसी वैक्सीन कि जो आने वाले, बाहर से आने वाले वायरस को जब अंदर आए, शरीर के जिस्म के अंदर आए, तो उसको न्यूट्रलाइज कर सके। तो ये इन लोगों ने बनाई है, इन दोनों डॉक्टर्स ने। और फाइजर जो बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इनके साथ मिलके वो ये वैक्सीन सारी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इन साहब का नाम है डॉक्टर उवोर शाहीन और ये इनकी बीवी हैं, इनका नाम है डॉक्टर ओज़लम तुर्ची। ये दोनों तुर्किश, इनका ताल्लुक तुर्की से है और ये बहुत बचपन में जर्मनी आ गए थे एज इमिग्रेंट्स। वहाँ के आके इन्होंने पढ़ाई वगैरह की और उसके बाद इनकी मुलाकात हुई और इन्होंने अपनी लेबोरेटरी खोली बायो एंड टेक के नाम से और उसमें इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, वैक्सीन्स बनानी शुरू की। उसके बाद इन्होंने शादी की, बल्कि एक दिलचस्प बात यह है कि ये शादी के दौरान रसूमात थी उनको जल्दी से अदा करके ये भागे अपनी लैब की तरफ, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारा काम का हर्ज हो रहा है। खैर, ये दोनों मुसलमान हैं और इनको देख के मुझे एक ख्याल आया कि क्या अगर ये हमारे माशरे में होते तो क्या ये सब कुछ अचीव कर पाते? क्या हम इनकी परवाज रोक नहीं देते? तो मुझे ख्याल आया कि जैसे अगर ये जो खातून है, इनके ऊपर एक, अगर ये यहाँ होती हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, हमारा माशरा एक ही तरह का है, तो इनके ऊपर एक फतवा लगा दिया जाता कि आप बीवी हैं, औरत हैं, घर पे रहें, काम करें, घर पे काम करें और साइंस में आपका क्या दखल है? आपको साइंस से दूर रहना चाहिए, क्योंकि साइंस तो हमारे यहाँ, साइंस की तो मना दी है, सवाल पूछने की मना दी। और ये जो साहब हैं डॉक्टर, उनके शौहर, उनको भी पूछताछ होती कि उनके ऊपर फतवा लग जाता कि आपने बैंक से लोन लेके अपनी लेबोरेटरी बनाई और उस लेबोरेटरी में आपने वैक्सीन बनाई, तो ये तो वैक्सीन हराम, क्योंकि आप उस लोन का इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि इन दोनों के साथ क्या होता, क्या ये वो परवास कर पाते जो इन्होंने की, उस जगह पे पहुंच पाते जहां ये गए, क्या ये यहाँ इस लेवल पे आ सकते थे अगर ये हमारे माशरे में रहते? बहुत सारे सवाल हैं, क्या आप इनका जवाब देना पसंद करेंगे? और यही नहीं कि इनके ऊपर कई सवाल उठाए जाते और इनके पर काट, इनको बालों में उलझा दिया जाता, औरत का एक बाल नजर ना आए और मर्द की दाढ़ी का एक बाल कटे नहीं, पजामा टखने से कितना ऊपर होना चाहिए और कुर्ता घुटने से कितना नीचे होना चाहिए, इन चीज़ों के दायरे में इनका तकरीबन इनका जो टैलेंट है उसका गला घोट दिया जाता आहिस्ता आहिस्ता। ये शायद एक ही वक्त में, और कोई इनको जानता नहीं और बात खत्म हो जाती। तो कहने को हम 1.6 बिलियन लोग हैं, मुसलमान हैं दुनिया में, मगर देखा जाए तो पिछले 100-150 साल में सिर्फ 3 मुसलमान साइंसदानों को नोबेल प्राइज मिला है, बल्कि 2.5 कह लें, क्योंकि अब्दुल सलाम जो पाकिस्तान के साइंसदान रहे हैं, उनको कोई मुसलमान मानता ही नहीं है, तो 2.5 कह लें। तो 1.6 बिलियन में 2.5
मुस्लिम साइंसदानों को नोबेल प्राइज मिला है। चलिए बात करते हैं साइंस की। क्या इन लोगों ने साइंस का इस्तेमाल नहीं किया? ये भी मुसलमान हैं और बड़े इतने सालों बाद बड़ी खुशी हुई कि एक मुसलमान कपल को देख के जिसने सारी दुनिया में अपना डंका बजा दिया। तो ये सवाल कुछ है कि साइंस, हम लोग साइंस से दूर क्यों रहते हैं और साइंस के साथ हमारा रोजाना का वास्ता है। ये आईफोन है, ये इंटरनेट है, टेलीविजन है, रेडियो है, हवाई जहाज है, सारी दुनिया की हर चीज का ताल्लुक साइंस से है, मगर हम अपने बच्चों को साइंस से दूर रखते हैं। क्यों? हमारे आलिम, उलमा इकराम, हमारे लोग, हमारा माशरा हमें साइंस से दूर रहने की तलकीन करता है। क्यों? क्योंकि साइंस में सवाल होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं। कायनात पे सवाल होते हैं, खुदा पे सवाल होते हैं, जिस्म पे सवाल होते हैं, इवोल्यूशन पे सवाल होते हैं, और फिर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। हो सकता है खुदा और रसूल पे भी सवाल करने लगे लोग, हो सकता है, मगर सवाल जरूरी है। क्या ये जो सारी इंसानियत है कायनात में, ये सब आदम हव्वा की औलाद में से है या हम लोग किसी बैक्टीरिया की तरक्की का नतीजा है? सवाल खतरनाक है और जवाब इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, मगर क्या फर्क पड़ता है? मर्द मोमिन को तो खतरों से खेलने की आदत होती है। जवाब दें, सवाल करें। मैं जो बात कहना चाह रही हूँ वो ये कि दुनिया जो है एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की कगार पे खड़ी हुई है। ये जो महामारी आई थी, ये उसका पहला स्टेप है। अभी बहुत मुश्किलें आने वाली हैं, बहुत ज्यादा, और हमारे लोगों को बड़ी तकलीफ होने वाली है, खास तौर पे वो लोग जिनकी तालीम बड़ी मामूली सी है और महदूद तालीम है। मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को, अपने आप को किसी न किसी तरह इस महामारी, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, उससे बचाने की कोशिश करें। जो साइंटिफिक तालीम जो है, इसका असर क्या हुआ, किस तरह से हुआ? ये जो हमारा एक तारीख दौर शुरू हुआ जिसमें सारे दरवाजे बंद कर दिए और सारे सवालों पे रोक लगा दी गई। हर सवाल का एक ही जवाब है और वो है सब कुछ जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है, ठीक? मगर उससे क्या हुआ? ये जो गिरा है पेन, अगर इसका साइंटिफिक हम निकालें हल कि क्या हुआ, तो ये कि मेरी गिरफ्त कमजोर थी या मेरी गिरफ्त ढीली थी, इसलिए पेन गिर गया, और क्योंकि ग्रेविटी थी तो नीचे गिरा। अगर ये पेन स्पेस में, खला में मेरे हाथ से निकल जाता तो ये ऊपर की तरफ चला जाता। साइंस इसको इस तरह एक्सप्लेन करेगी, मगर क्योंकि हमने साइंस से मुंह मोड़ लिया, हम उसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? ये जो गिरा है, ये अल्लाह की मर्जी से गिरा है, और अल्लाह पर हर छोटी बड़ी बात की जिम्मेदारी डाल के हमने अपना पल्ला झाड़ लिया। उस लेवल पे है हम। आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल ये करना चाहते हैं या उनको अंधेरे में रखना चाहते हैं? क्योंकि अंधेरे में वो हैं इस वक्त। आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और हमें ज़रूर लिखें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं आया, फिर आप हमें ज़रूर लिखिए।